नमस्कार, मैं रवि तलवार स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस आर में। दोस्तों, आज से हम अपने प्रिय विषय विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको सभी कक्षाएं पसंद आएंगी। तो आज से हम विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द को अगर हम देखें तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोज और दूसरा है लोगोज। यदि हम बायोज का अर्थ देखें तो बायोज का अर्थ होता है जीवन और लोगोज का अर्थ है अध्ययन। अर्थात यहाँ हम परिभाषा यदि बनाएं तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है। यदि हम जीव विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किया था वैज्ञानिक लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु महोदय को। यदि हम बात करें जीवन के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, तो जीवन एक तो वनस्पतियों में पाया जाता है, दूसरा जंतुओं में पाया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है बॉटनी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसको बॉटनी कहा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है जूलॉजी। यदि बात करें हम वनस्पति विज्ञान के पिता की तो वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। यदि बात करें हम जंतु विज्ञान के पिता की तो जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु महोदय को। यदि हम बात करें पुस्तक की तो वनस्पति विज्ञान पर लिखित पुस्तक जो वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस महोदय ने लिखी थी तो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। यदि हम बात करें जूलॉजी की पुस्तक की तो जो अरस्तु महोदय ने जूलॉजी पर पुस्तक लिखी थी उसका नाम है हिस्टोरिया एनीमिलियम। अरस्तु महोदय ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनीमिलियम में 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया था। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आइए चलते हैं हम जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 1 कोशिका। तो आइए शुरू करते हैं हम जीव विज्ञान का पहला अध्याय कोशिका, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेल यानी सेल। यदि हम कोशिका की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। यदि बात करें हम कोशिका की खोज की तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। ये सन 1665 ईस्वी में की थी। इस कोशिका की खोज महोदय रॉबर्ट हुक ने लकड़ी की कार्क में की थी। तो यह एक प्रकार की निर्जीव कोशिका थी, निर्जीव कोशिका। यदि बात करें सजीव कोशिका की तो सजीव कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम वैज्ञानिक
ल्यूवेनहोग। यदि हम बात करें कोशिका के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका, यदि हम बात करें संसार की सबसे छोटी कोशिका, यदि हम बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। संसार की सबसे छोटी कोशिका है PPL। यदि हम PPLO की फुल फॉर्म देखें तो प्लूरोनुमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। यदि हम बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। यदि हम बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु की कोशिका। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर सेल। कोशिका के बारे में सबसे पहली लाइन है कि कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब यहां हम देखेंगे दो शब्द आए हमारे पास, एक संरचनात्मक और दूसरा क्रियात्मक। यदि हम संरचनात्मक के विषय में जानें तो कई सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, कई सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और कई सारे अंग मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कोशिका ना हो तो ऊतक का निर्माण नहीं होगा, ऊतक ना हो तो अंग का निर्माण नहीं हो सकता, और अंग ना हो तो शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका संपूर्ण शरीर को एक संरचना प्रदान कर रही है। यदि कोशिका ना हो तो संपूर्ण शरीर की कल्पना करना असंभव है। जिस प्रकार से बहुत सारी ईंटें मिलकर निर्माण करती हैं दीवार का, कई दीवारें मिलकर निर्माण करती हैं कमरे का, और कई कमरे मिलकर निर्माण करते हैं घर का। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ईंट के बिना घर की कल्पना करना असंभव है, उसी प्रकार कोशिका के बिना शरीर की कल्पना करना असंभव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका के बिना जीवों का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा शब्द है हमारा क्रियात्मक। यदि हम क्रियात्मक के बारे में अध्ययन करें तो कोशिका एक स्वतंत्र इकाई की भांति कार्य करती है। कोशिका एक स्वतंत्र इकाई की भांति कार्य करती है तथा अपना भोजन बनाने में स्वतंत्र होती है। कोशिका प्रोटीन, वसा तथा अनेक प्रकार के खनिज, लवण व रासायनिक पदार्थों का निर्माण कर सकती है, जो हमारे शरीर को संचालित करने में सहायता कर सकते हैं। तो दूसरा शब्द है हमारा क्रियात्मक। यदि हम क्रियात्मक के बारे में अध्ययन करें तो कोशिका एक स्वतंत्र
स्वतंत्र इकाई की भांति कार्य करती है। कोशिका एक स्वतंत्र इकाई की भांति कार्य करती है तथा अपना भोजन बनाने में स्वतंत्र होती है। कोशिका प्रोटीन, वसा तथा अनेक प्रकार के खनिज, लवण व रासायनिक पदार्थों का निर्माण कर सकती है जो हमारे शरीर को संचालित करने में सहायता कर सकते हैं। और कोशिका हमारे शरीर को क्रिया प्रदान करने में या कार्य करने की क्षमता प्रदान करने में भी मदद कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका सिद्धांत। तो आइए हम कोशिका सिद्धांत के बारे में थोड़ा जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोशिका सिद्धांत। यदि बात करें हम कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन की, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के दो सिद्धांतों को बताया, जिसमें पहला सिद्धांत था कि प्रत्येक जीव का निर्माण एक अथवा अधिक कोशिकाओं से हुआ है। पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक जीव का निर्माण या तो एक कोशिका से हुआ है या एक से अधिक कोशिका से हुआ है। वे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से मिलकर हुआ है या वे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है उनको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और वे जीव जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिका से मिलकर होता है उनको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना आदि। और बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत समस्त विकसित जीव बहुकोशिकीय के अंतर्गत समस्त विकसित जीव जैसे मनुष्य और पौधे, ये सभी जो हैं बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सिद्धांत है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। जैसे हम बात करें कि कोई भी एक कोशिका है, उसका विभाजन हुआ, दो कोशिकाओं में टूट गई। दोनों कोशिकाओं का विभाजन हुआ, दोनों दो कोशिकाओं में टूट गई। और इनका विभाजन हुआ तो ये सभी कोशिकाएं भी दो कोशिकाओं में टूट गई है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों कोशिका जो हैं इनका निर्माण हुआ है अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से। और ये जो चार कोशिका हैं इनका विभाजन हुआ है अपने पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से। तो यहाँ पर स्लाइडेन एंड स्वान का दूसरा सिद्धांत काम करता है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यदि हम कोशिका का अध्ययन करें तो हम कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। कोशिका के पहले भाग को कहेंगे सुरक्षा आवरण और दूसरे भाग को कहेंगे जीव द्रव्य। सुरक्षा आवरण के जो अंतर्गत आते हैं, एक तो कोशिका भित्ति और दूसरा भाग है कोशिका या प्लाज्मा
झिल्ली। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। यदि हम बात करें कोशिका के पहले पार्ट सुरक्षा आवरण के अंतर्गत आने वाली कोशिका भित्ति के बारे में, तो यदि हम एक छोटा सा एक रफली डायग्राम पर फोकस करें तो हमें यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दो लाइनें हैं, एक अंदर वाली लाइन है और एक बाहर वाली लाइन है। तो जो बाहर वाली जो लाइन है उसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति। भित्ति का अर्थ होता है दीवार, यानी जो कोशिका को बाहर से ढके हुए है, कोशिका के अंदर अंदरूनी आवरण को बाहर से ढके हुए दीवार जो है उसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति, और जो अंदर वाली जो दीवार है उसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कोशिका भित्ति को। सबसे पहले तो कोशिका भित्ति के बारे में आपको बता दूं कि कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का सर्वथा अभाव होता है। तो यदि हम बात करें कोशिका भित्ति की तो यह एक निर्जीव संरचना होती है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका निर्माण यानी कोशिका भित्ति का निर्माण, इसका निर्माण सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से होता है। इतनी बातें हमें कोशिका भित्ति के विषय में याद रखनी है। और एक बात हमको याद रखनी है कि कोशिका भित्ति यह पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण होती है। यदि हम सेलुलोज के बारे में देखें, हम कह सकते हैं कि सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लाज्मा झिल्ली। यदि हम देखें इस कोशिका का, यदि हम बाहरी आवरण को अगर हम मिटा दें तो जो अंदर की संरचना बचती है वो हमारा कोशिका झिल्ली होती है। तो यदि कोशिका झिल्ली के बारे में हम अध्ययन करें तो इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो भी हमको याद रखने हैं। पहला, इसका निर्माण प्रोटीन तथा लिपिड से होता है। यदि हम बात करें तो यह जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होती है। कोशिका झिल्ली जो है वह जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होती है। यदि हम बात करें कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। अर्थात कोशिका झिल्ली तय करती है कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर आना है और किस पदार्थ को कोशिका के अंदर नहीं आना।
ऐसा काम हमारे दैनिक जीवन में करता है द्वारपाल, तथा द्वारपाल ही यह तय करता है कि किसको घर के अंदर भेजना है और किसको घर से बाहर भगाना है। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के विषय में। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।